दोस्तों, हम सभी को ये सोचना अच्छा लगता है कि हमारे देश के नेताओं का दिमाग हमेशा सही ट्रैक पर रहता है, लेकिन सच तो ये है कि वो हम में से बाकी लोगों की तरह ही बेवकूफ़ भी हो सकते हैं। इनफैक्ट वो ज़्यादा मूर्ख हो सकते हैं। राजनीतिक झगड़ा करना, जो मांगे उसे न्यूक्लियर मटेरियल बेच देना और ग्लोइंग रेनडियर रखने का कानून बनाना, ये इतना डम्ब है कि सच नहीं हो सकता, है ना? वेल, तो फिर हमारी कई सरकारों और ऑफिशियल एजेंसीज द्वारा लिए गए कुछ बेवकूफ़ भरे फैसलों को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। नास्कार सोल्जर्स। दोस्तों, यूएस नेशनल गार्ड हमेशा यंग गो गेटर्स की अपनी रैंक में शामिल होने के लिए तैयार करने की तलाश में रहता है। नेशनल गार्ड 2011 में नास्कार के साथ जुड़ गया और बड़ी चैंपियनशिप को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नए मेंबर्स को ढूंढने के लिए बहुत बेताब थे और उन्होंने अपनी कारों को उनके लोगों के साथ कवर भी कर लिया था। आफ्टर ऑल, नास्कार की शानदार रेस उस समय 15.6 मिलियन दर्शकों को आकर्षित कर रही थी, इसलिए ये सही भी लग रहा था। नेशनल गार्ड के कथित तौर पर नास्कार के साथ अपनी पार्टनरशिप पर 3 साल में आश्चर्यजनक रूप से $88 मिलियन का सरकारी पैसा खर्च किया गया और इस कैंपेन को कामयाबी भी मिली। 2012 में गार्ड को स्पॉन्सरशिप के जरिए 24,800 एप्लीकेशंस भेजी गईं। वाह, ये बहुत अच्छा है, खास करके ये जानते हुए कि नए साइनअप के लिए उनका एनुअल टारगेट सिर्फ 50,000 का है। लेकिन नेशनल गार्ड ने इस पार्टनरशिप पर कोई ध्यान नहीं दिया। 24,800 में से सिर्फ 20 एप्लीकेशन ही नेशनल गार्ड के क्राइटेरिया को पूरा कर सकी और उन 20 में से कोई भी उसमें शामिल नहीं हुआ। जबकि नेशनल गार्ड ने यह कभी नहीं बताया कि इनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स शामिल होने के लायक क्यों नहीं थे। मुझे लगता है कि मुझे इसका जवाब मिल गया है। हालांकि 2012 का डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्टैटिस्टा के हिसाब से 2016 में नास्कार के दर्शकों की एवरेज एज 58 थी। इसका मतलब है कि नेशनल गार्ड ने $88 मिलियन टैक्स डॉलर उन लोगों को टारगेट करते हुए खर्च किए जो कि एवरेज 35 साल की मैक्सिमम साइन अप एज से 23 साल बड़े थे। ऐसा लगता है कि मार्केटिंग का ये दावा सही नहीं था भाई। कनाडा स्ट्रेट्स। दोस्तों, कनाडा हॉकी मेपल सिरप और गलती से लोगों से लाखों डॉलर वसूलने के लिए जाना जाने वाला देश है। वो आखिरी वाला टूरिज्म बोर्ड के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता भाई। ब्रिटिश कोलंबिया में एरविन लेरोक्स और उनकी पत्नी जिल मूर एक बहुत ही अच्छा आरवी पार्क चला रहे थे। 1996 में कनाडा रेवेन्यू एजेंसी या CRA द्वारा लेरोक्स की कंपनी के ऑडिट के दौरान एक छोटी सी समस्या आई थी। लेरोक्स की सभी रसीदों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक फोल्डर में रखने के बजाय उन्होंने उसे सीधे एक श्रेडर में डाल दिया। ये एक आसान गलती थी, है ना? फोल्डर श्रेडर दोनों कितने मिलते जुलते हैं। इससे भी बुरा यह हुआ कि CRA ने इस गलती के लिए जिम्मेदारी मानने या लेरोक्स को झूठी उम्मीद देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने उनकी सभी रसीदें और बिल बर्बाद कर दिए थे और लेरोक्स और उनकी पत्नी को अब सरकार को $6,40,000 का पेमेंट करना पड़ा था, जो ब्याज को जोड़ने के बाद $1 मिलियन के करीब था। वो दोनों मामले को अदालत में ले गए क्योंकि ये किसी और की गलती के लिए भुगतान की जाने वाली बहुत बड़ी रकम थी। 2005 में अपनी इमेज को बचाने के लिए और कानूनी लागत में सैकड़ों हजारों डॉलर खर्च करने के बाद CRA ने आखिरकार कानूनी लड़ाई छोड़ दी और रकम को माफ कर दिया। अफसोस की बात यह है कि अदालत जाने में पैसे खर्च होते हैं और अक्सर इसके दूसरे महंगे साइड इफेक्ट्स होते हैं। गलती किए जाने और सुधारे जाने के बीच के सालों में लेरोक्स के मेन क्रेडिटर ने मांग की कि वो अपनी बकाया रकम का भुगतान करे। लेरोक्स को कथित तौर पर अपना बिजनेस और अपना घर दोनों बेचना पड़ा और आखिर में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। और इस बीच ये पता चला था कि CRA का लेरोक्स पर $24,000 बकाया था। जरा जुर्रत तो देखो भाई। क्या आप कभी सरकार की इस तरह की बेवकूफ़ी भरी पेंच का शिकार हुए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि चिल्लाना या रोना बेकार हो सकता है। इसके अलावा और भी अद्भुत वीडियो से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑलराइट, देखते हैं सरकार का अगला बेवकूफ़ी भरा फैसला। गुनगुनाते रहिए। दोस्तों, बायोल्यूमिनेसेंस एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। दुनिया भर में सैकड़ों जानवर ऐसे होते हैं जो कि सच में अद्भुत तरीके से चमकते हैं, दमकते हैं और चमकाते हैं। इनमें से ज्यादातर जानवर छोटे होते हैं, जैसे मछली या कीड़े, लेकिन ये रेनडियर है? नहीं, ये किसी तरह का रेनडियर ग्लोवर्म हाइब्रिड नहीं है। ये सिर्फ एक हिरण है जिसे फिनलैंड में कैमरा में कैद किया गया था। वो सींग भी सच में चमक नहीं रहे, उन्हें सिर्फ रिफ्लेक्टिव पेंट में कोट किया गया है। इस अजीब आइडिया के लिए फिनलैंड की सरकार जिम्मेदार है। हर साल देश भर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 4,000 हिरण मारे जाते हैं, जिससे किसानों की रेनडियर से रेवेन्यू बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा इन घटनाओं में शामिल कारों को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि एक एडल्ट हिरण का वजन एक पियानो जितना हो सकता है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि हिरण के सींगों
को चमकदार पेंट से रंगने से वो रात में ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। अफसोस की बात है कि उपाय काम नहीं आया। ये पता चला कि ड्राइवर अक्सर अंधेरे में रिफ्लेक्टर को लोग समझने की गलती कर बैठते थे और मान लेते थे कि जब वो कार की हेडलाइट्स को आते हुए देखेंगे तो सड़क के बीच में नहीं आएंगे। बहुत बड़ी गलती। भले ही इस तरकीब ने काम ना किया हो, लेकिन सरकार ने इस सच को नजरअंदाज कर दिया कि हिरन सर्दियों में अपनी सींग खो देते हैं, जिसे साल का सबसे काला मौसम कहा जाता है। यार, कोई रुडोल्फ को फोन कर सकता है क्या? शायद वो फिनलैंड की सरकार को सलाह दे सके। मरने की गलती। दोस्तों, ऐसी शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपने अब तक कौन सा सबसे बुरा काम किया है? वेल, आपने शायद ऐसा कुछ नहीं किया होगा जैसा हमारे इस अगले सरकारी अधिकारी ने किया था। जिमी रोलांडो अर्बिना टोरेस पेरू के एक छोटे से शहर तांतारा के मेयर थे। जब कोविड महामारी अपने सबसे बुरे दौर में थी तो उसने फैसला किया था कि लॉकडाउन के नियमों को तोड़ना और अपने दोस्तों के साथ शराब पीना बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन जब पुलिस कर्फ्यू लगाने आई तो वो इस सीन से बचना चाहता था। तो एक स्ट्रॉन्ग नेता होने के नाते उसने मरने का नाटक करने का फैसला किया, वो भी एक असली कॉफिन में। टोरेस को स्टेशन तक ले जाने से पहले ये सब सिर्फ 10 सेकंड के लिए पुलिस को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। कुल मिलाकर मेरा मानना है कि मौत का ढोंग करना और एक कॉफिन में छुपना एक कुत्ते ने मेरी किताबें खा ली की तुलना में कम मानने लायक बात है। जमींदारों की जमीन। दोस्तों, आज वियतनाम युद्ध को समय, पैसों और जिंदगियों की ऐतिहासिक बर्बादी के रूप में याद किया जाता है, लेकिन 1961 में इसे सिर्फ समय, पैसों और जिंदगियों की मामूली बर्बादी के रूप में देखा गया था। इस समय वियतनाम युद्ध में नॉर्थ वियतनाम के खिलाफ अमेरिकियों ने साउथ वियतनाम के साथ पार्टनरशिप की और खुद को अपने दुश्मनों से बेहतर दिखाने के लिए बेताब थे। यहीं से स्ट्रेटेजिक हैमलेट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इरादा साउथ वियतनाम में कई छोटे सुरक्षित गाँव बनाने का था जहाँ लोगों को ले जाया जा सके और शायद वो अमेरिकी मूल्यों को अपनाना सीखें। स्पॉइलर अलर्ट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शुरुआत के लिए लोग आमतौर पर जबरदस्ती रिलोकेट होना पसंद नहीं करते हैं। दक्षिण वियतनामी खासतौर पर इससे नफरत करते थे। इतिहास और परंपरा उनकी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग थे और कई लोगों के लिए उस जमीन को छोड़ना जहां उनके लोगों ने सालों से काम किया था, साथ ही उनके परिवार की कब्रें भी थीं, उनको भी छोड़ना काफी दर्दनाक था। लेकिन कम से कम बस्तियां अच्छी थी, है ना? अरे यार, इनमें से कई बस्तियां भयानक बंजर जगहों में थीं जहां खेती नहीं की जा सकती थी और उनके पास छाया देने के लिए पेड़ भी नहीं थे। इससे भी बुरी बात यह है कि इनमें से कई बस्तियों में भीड़ भाड़ थी। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 6000 लोगों को रखने के इरादे से बनाई गई बस्तियों में 14000 लोग थे। कल्पना कीजिए कि बाहर का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, आप भूख से मर रहे हैं, आपके पास हैं 14000 लोग जिन्हें आप नहीं जानते और उन्होंने सूरज की रोशनी से बचने के लिए छाता लगाने के बारे में भी नहीं सोचा। आपको वहां रहना कैसा लगेगा? इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि जब नॉर्थ वियतनामी आए तो गांव के लोगों ने इन जगहों को बचाने के बारे में कोई खास कोशिश नहीं की। इनफैक्ट नए सैनिकों को भर्ती करने के लिए वियत कांग्रेस द्वारा अक्सर इन बस्ती के लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। 1963 तक साउथ द्वारा बनाए गए कॉटेज में से सिर्फ 20% उनके हाथों में थे। हे भगवान, किसने सोचा होगा कि लोगों को उनकी इच्छा के बगैर उनकी पसंदीदा जगह से हटाने के ऐसे गलत नतीजे होंगे। कबूतरों की पलटन। दोस्तों, अगर आप एक बड़े मेट्रोपॉलिटन इलाके में रहते हैं तो मुमकिन है कि आप इन्हें पहचानते होंगे। कबूतर शहर की जिंदगी का उतना ही हिस्सा है जितना कि स्मॉग, ट्रैफिक और छोटे महंगे अपार्टमेंट। लेकिन क्या हो अगर उन उड़ने वाली चीजों को किसी अच्छी चीज के इस्तेमाल में लाया जा सके? वेल, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी का साल 2020 में यही सोचना था। यही वजह है कि उन्होंने 10,000 यूनिट की कबूतरों की एक बड़ी सेना खरीदी। बात यह है कि अगर कम्युनिकेशन भेजने के सब साधन फेल हो जाते हैं तो चाइना की आर्मी को इन्फॉर्मेशन भेजने का एक तरीका चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अगर चाइना की आर्मी फोन, रेडियो, ईमेल, फैक्स, पेजर्स, टेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोर्स कोड या हैबो होटल का इस्तेमाल करने में खुद को कमजोर पाती है तो ये कबूतर कीमती साबित होंगे। लेकिन चाइना शायद रशिया की नकल कर रहा है। 2013 में रशिया की गार्ड सर्विस ने ऑनलाइन डेटा लीक होने के बाद दस्तावेजों को टाइपराइटर और पेपर में रखने के लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हो सकता है कि दोनों देश एक साथ वर्ल्ड वॉर को फिर से शुरू करने का प्लान बना रहे हो। भाई, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे उस चीनी सैनिक पर दया आती जो कबूतर के कमरे में सफाई के काम में लगा हुआ है। रशिया ने ईमो होने पर पाबंदी लगाई। दोस्तों, अगर आप 2000 के दशक की शुरुआत में एक टीनेजर होते तो मुमकिन है कि आप ईमो के दौर से गुजर रहे होंगे। आप जानते ही हैं कि हम में से किसी को भी काले बाल, जीवन के प्रति उदास रवैया या शर्मनाक म्यूजिक पर गर्व नहीं है। लेकिन आखिरकार ये एक छोटा सा फेज था, है ना? वेल, रूसी सरकार के हिसाब से नहीं। 2008 के जून में रूस ने एक बिल पर सुनवाई की थी जिसमें कथित तौर पर टीनेजर्स को इस खतरनाक आदत को कम करने की मांग की गई थी। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन द स्फीयर ऑफ स्पिरिचुअल एंड एथिकल एजुकेशन नाम के इस कानून का उद्देश्य स्कूलों और सरकारी बिल्डिंग्स में ईमो और गॉथिक कपड़ों को रोकने के साथ साथ ईमो वेबसाइट को कंट्रोल करना भी था। उनका तर्क था कि ईमो लाइफस्टाइल ने
सेल्फ हार्म को बढ़ाया है और वो बच्चों को आत्महत्या के बारे में सोचने से रोकना चाहते थे। बिल के लेखकों में से एक हिसाब से इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 2020 तक मॉस्को के पास अपनी सरकार चलाने के लिए कोई होगा। तो ईमो एंडेमिक के कारण रशिया ने कितने बच्चों को खोने की उम्मीद की होगी। लेकिन इस बिल में एक बड़ी खामी थी, बच्चों के ग्रुप को स्टाइलिश दिखाने का उनके पास और कोई बेहतर तरीका नहीं था। सरकार उन्हें ऐसा ना करने के लिए ना कहे। 19 जुलाई को बिल के खिलाफ वोट करने के लिए क्रांसरोयास्क में ईमो की ब्लैक परेड भी निकाली गई। बिल की खराब पब्लिसिटी के अलावा एक और मुद्दा था, किसी को ये कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति ईमो है? उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से क्या गोथ ईमो होते हैं? क्या वो पार्टी एनिमल है या शायद फैशनेबल होने से? अगर उन स्टाइल्स में से कोई भी आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है तो मुझसे बहुत कम बेवकूफ जनरेशन का हिस्सा होने के लिए आपको बधाई हो। लेकिन ईमानदारी से क्या आप स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि इस बिल को कभी भी एक कानून नहीं बनाया गया था, इसलिए ईमो बच्चे पहले की तरह आजाद थे। साउथ कोरिया स्टैंड ऑफ। दोस्तों, क्या आपका भी कभी कोई ऐसा परेशान करने वाला कलीग रहा है जिससे आप नफरत करते थे? कोई इतना बेवकूफ और बोरिंग कि जिसे आप मारना चाहते हो? वेल, इमेजिन कीजिए कि वो को-वर्कर साउथ कोरिया के पूर्व प्रधानमंत्री हो। जानना चाहेंगे? जैसा कि पता चला, बहुत सारे लोग थे। 2019 में देश की नेशनल असेंबली में हुए एक सामूहिक विवाद के लिए कुल 29 नेताओं पर आरोप लगाए गए थे। और अगर आपको लगता है कि ये सेशन को आगे बढ़ाने की एक मामूली कोशिश थी, तो फिर सोच लीजिए। लिबर्टी कोरिया पार्टी के मेंबर्स द्वारा सोफे से उनके दरवाजे को बंद करने के बाद लॉ मेकर चाई यीबे और उनके 4 सहयोगी 6 घंटे तक उनके ऑफिस में फंसे रहे। ऐसा लगता है कि विवाद एक नए बिल को लेकर था जो कि साउथ कोरिया के वोटिंग सिस्टम को बदल देगा, जिससे छोटी पार्टियों को ज्यादा अधिकार मिलेगा, या दूसरे शब्दों में ये लिबर्टी कोरिया जैसी बड़ी पार्टी के अधिकारियों को कम कर देगा। लिबर्टी कोरिया के लिए अच्छा नहीं था, खास करके जब उनके पिछले नेता और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पर 2017 में भ्रष्टाचार और उनके एक गिरोह से संबंधों के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यार, एक पीआर टीम को हायर कर लो ना। इस पूरी घटना की वजह से एक बड़ा विवाद शुरू हुआ जिसमें लिबर्टी कोरिया को इतना अपमानित किया गया कि उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कई छोटी पार्टियों के साथ जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये बताया गया है कि अगले हफ्ते नेशनल असेंबली वेट विलीज, पर्पल नपल्स और स्वर्लीज पर फैसला लेने के लिए बैठक करेगी। एलिफेंट इन द रूम। दोस्तों, हाथी वास्तव में एक इनक्रेडिबल जानवर है। वो ताकतवर होते हैं, बुद्धिमान है, लंबे समय तक जीते हैं और उनकी याददाश्त बहुत ही अच्छी होती है। जब अमेरिका की सेना ने इस डेटा को स्टडी किया तो वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन जानवरों को बॉम्ब स्क्वाड में होना चाहिए। हाँ जी हाँ, 2015 में अमेरिका की सेना ने साउथ अफ्रीका रिजर्व के साथ ये देखने का काम किया कि क्या हाथियों को बम खोजने वाले जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये सच है कि हाथियों का सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा होता है और कुत्तों और चूहों का भी इस्तेमाल पहले भी बमों को ढूंढने के लिए किया जाता रहा है। पर इन जानवरों के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। अफ्रीकी हाथियों का वजन 7 टन तक हो सकता है। ये 5 कारों के वजन के बराबर है। लेकिन क्या आप एयरपोर्ट या माइन फील्ड के आसपास कुछ इतना बड़ा इधर उधर घूमता हुआ देखना चाहेंगे? इमेजिन कीजिए कि अगर जेरेमी रेनर का वजन 5 कारों जितना होता तो फिल्म द हर्ट लॉकर कितनी छोटी होती। आर्मी के हिसाब से इस अजीब प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने का इरादा कम पैची डर्म बॉम्ब स्क्वाड सोल्जर्स को मैदान में भेजने के बराबर है, और ये समझने के बारे में ज्यादा कि हाथी इतनी अच्छी तरह से बमों का पता कैसे लगा सकते हैं। यार, सच कहूं तो मेरा मानना है कि इससे ये साबित होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके रिसर्च स्पॉन्सर हो तो आपको अमेरिका की आर्मी को बताना होगा कि इसका इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा सकता है। कौन है? अगस्त 2002 में ओक्लाहोमा में कई खतरनाक दुर्घटनाओं के कारण I-40 पुल ढह गया। जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए और साथ ही ये पता लगाने के लिए कि दुर्घटना का कारण क्या है, बहुत पहले ही FBI मौके पर पहुंच गई थी। कैप्टन विलियम जेम्स क्लार्क, सेना के एक दबंग कैप्टन, ने चीजों को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने FBI को ऑर्डर दिए, उन्हें बताया कि कहाँ जाना है और क्या करना है, और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लोकल दुकानों से सामान भी खरीदा। ये सब काफी नेक होता अगर ये पूरी तरह से बकवास न होता। विलियम जेम्स क्लार्क सेना के कप्तान नहीं थे, वो एक सस्ती कॉस्ट्यूम पहने एक मामूली आदमी था। हालांकि FBI की निगाह में इससे बचना संभव लग सकता है, लेकिन वास्तव में FBI ने ही सबसे बड़ी गलती की थी। अपने छोटे से रोल प्ले के दौरान क्लार्क ने कथित तौर पर $400 का किराने का सामान उठाया और पास के एक होटल में $900 का बिल बना दिया, जिसमें कहा गया कि आर्मी दोनों का पैसा भरेगी, और FBI को किसी भी चीज पर शक नहीं हुआ। बाद में एक पिकअप ट्रक को लूटने के बाद वो कनाडा भाग गया और कैनेडियन माउंटीज द्वारा पकड़ लिया गया। इस स्थिति में सबसे बड़ा झटका यह है कि ऐसा आखिरी बार नहीं हुआ। क्लार्क ने सेना के कप्तान होने की आड़ में पूरे अलास्का में फर्जी चेक का इस्तेमाल किया। वेल, अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि FBI कितनी भरोसेमंद हो सकती है तो दरवाजा खुला छोड़ देना भाई।
दोस्तों, अगर मैं आपको एफबीआई को लूटने के लिए कहूं तो आप सोचेंगे कि मैं पागल हूं, है ना? ये एक सरकारी एजेंसी है जिसके पास बेहिसाब साधन है, सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है और किसी को भी नर्वस करने के लिए काफी ताकत है। वेल, ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आप सिर्फ एफबीआई से पूछ सकते हैं कि क्या आप उन्हें लूट सकते हैं। ठीक यही 1971 में एंटी वॉर एक्टिविस्ट के एक ग्रुप ने किया था। उन्होंने मीडिया पेंसिल्वेनिया में एक एफबीआई ऑफिस में ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसलिए उनके पास एक प्लान था जो शानदार भी था और बेवकूफ़ी भरा भी। उन्होंने बस उनसे पूछा। ऑफिस में आने से कई घंटे पहले उस ग्रुप ने पहले से बंद एक दरवाजे पर एक नोटिस छोड़ा था जिसमें लिखा था, कृपया आज रात इस दरवाजे को बंद ना करें। ये एक ऐसा आइडिया था जो काफी बेवकूफ़ी भरा था और इससे काम नहीं बनता। और सच में उस शाम बाद में एफबीआई के एक एजेंट ने बहुत सोच समझ कर दरवाजा खुला छोड़ दिया। सीरियसली, इन एक्टिविस्ट को टॉप सीक्रेट और प्राइवेट दस्तावेजों तक पूरी पहुंच देने के लिए सिर्फ एक नोट की जरूरत पड़ी थी। तो मेरे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जा रहा है? स्टिकी नोट के लिए? हाँ। एक्टिविस्ट इस बात से इतने हैरान थे कि सब कुछ कितना आसान था कि उन्होंने पहले तो थैंक यू का एक नोट छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वेल, मैं तो उस भयानक कोशिश के बाद उनके लिए एक फ्रूट बास्केट छोड़ने के लिए तैयार हो जाता। यूके हुन। दोस्तों, अगर अंग्रेजों को कोई एक चीज पसंद है तो वो है बेहुदा और बेवकूफी भरे नियमों के लिए पूरी तरह से अड़े रहना। आप अभी जो देख रहे हैं वो घास से दूर रहें का बोर्ड है जो बहादुरी से और अच्छी तरह से घास के 2 बाय 3 फीट के एरिया की रखवाली कर रहा है। और अगर ये तस्वीर आपको अजीब और शर्मनाक लगती है तो इसे एक चौड़े एंगल से देखिए। हे भगवान, ये तस्वीर बेवकूफी भरी लग सकती है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए जब मैं कहता हूँ इसके पीछे की कहानी इसे और भी ज्यादा खराब बनाती है। ये सड़क लंदन के रेनिस पार्क में है। जिस समय ये फोटो ली गई थी उस समय वहाँ 70 मिलियन पाउंड या लगभग 10 करोड़ डॉलर के बजट की कटौती की जा रही थी। गड्ढों को न भरने, पब्लिक लाइब्रेरीज को बंद करने और डॉग ऑर्फनेज को बंद करने के बीच कुछ दुखी नौकरशाहों ने देश के आखिरी खुश बच्चे को घास के एक छोटे से पैच में भागते हुए देखा और सोचा ये मेरे इंग्लैंड में नहीं हो सकता भाई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। क्या आपने कभी कोई ऐसा नोटिस देखा है जो इतना बेहुदा था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। चाइना में टाइम की परेशानी। दोस्तों, चाइना एक बड़ा देश है जिसका टोटल एरिया लगभग 3.7 मिलियन स्क्वायर मील है, जिसकी ईस्ट से वेस्ट की दूरी लगभग 3250 मील है और नॉर्थ से साउथ की दूरी 3500 मील है। ये इतना बड़ा है कि पूरी तरह से इंडिया, जापान, केन्या, यूके, इटली, पोलैंड और साउथ कोरिया को अपने बॉर्डर के अंदर फिट कर सकता है, जबकि अभी भी कोस्टा रिका या मालदीव जैसे बहुत सारे छोटे देशों के लिए काफी जगह बचती है। अजीब बात यह है कि इतने बड़े देश में सिर्फ एक ही टाइम जोन है। इसके उलट अमेरिका चाइना से 3.6 मिलियन स्क्वायर माइल से थोड़ा छोटा है, लेकिन मेनलैंड अमेरिका में 4 अलग अलग टाइम जोन हैं, जिनमें अलास्का और हवाई अलग अलग है। अगर अमेरिका में एक ही टाइम जोन होता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर देश के एक हिस्से में सूरज रात 9 बजे के आसपास डूबता होगा तो वो दूसरे हिस्से में आधी रात के बाद तक नहीं डूबेगा। इसका मतलब ये भी होगा कि कुछ जगहों में सुबह 11 बजे के बाद तक सूरज नहीं निकलेगा। तो चाइना ऐसा क्यों रहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लीडर माओ त्से तुंग ने यह घोषणा करके पूरे देश में ताकत और एकता दिखाने की कोशिश की कि पूरे चाइना में सिंगल टाइम जोन ही होगा और वो बीजिंग टाइम के हिसाब से चलेगा। खास तौर पर इसका मतलब यह है कि आप बीजिंग से जितने आगे रहेंगे आपके लिए उतना ही समय अजनबी होगा, क्योंकि सरकार ऐसा कहती है। उदाहरण के लिए उरुमकी के लोगों के लिए आधी रात के बाद रात का खाना खाना अजीब बात नहीं है। चाइना के कुछ हिस्सों में दिन का समय इतना महत्वहीन है कि बस टाइम टेबल में इसे शामिल भी नहीं किया जा सकता। वेल, माओ ने बहुत बढ़िया फैसला किया। एक न्यूक्लियर बॉम्ब प्लीज। दोस्तों, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस या शॉर्ट में GAO अमेरिका में वो एजेंसी है जो कि ये मॉनिटर करती है कि अमेरिका की दूसरी सभी सरकारी एजेंसी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही हैं और सही ढंग से कर रही हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप महसूस करेंगे कि उनकी नौकरी दुनिया की सबसे मुश्किल नौकरियों में से एक है। वेल, 2007 में गांव में किसी ने सवाल पूछा, अरे न्यूक्लियर बम बनाना कितना आसान है? ये देखते हुए कि वो आइटम कितने खतरनाक हैं, किसी के लिए बैकग्राउंड को चेक किए बिना जरूरी मटेरियल को इकट्ठा करना लगभग असंभव नहीं होना चाहिए, है ना? सही कहा ना? ये पता चला है गांव ने एक नकली कंपनी बनाई और न्यूक्लियर मटेरियल को खरीदने के लिए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया और वो हैरान रह गए कि न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमेटी ने उनको दे भी दिया। अगर उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च भी की होती तो उन्हें पता चलता कि कंपनी मौजूद ही नहीं थी और इसका कोई ऑफिस या स्टाफ नहीं था। इससे भी बदतर यह था कि GOA ने पाया कि थोड़े से बदलाव करके वो अपना लाइसेंस बदल सकते हैं ताकि वो न्यूक्लियर मटेरियल की क्वांटिटी की लिमिट को हटा सकें जो वो खरीद सकते हैं, जो कम से कम एक शहर को बर्बाद करने के लिए काफी है। बम सूंघने वाले हाथियों के लिए पैसा, सरकारी रहस्य, न्यूक्लियर आइटम, क्या कुछ ऐसा भी है जो अमेरिका की सरकार आपको मांगने पर नहीं देगी?
फ्लोरिडा बिग बैन हैमर। तो दोस्तों अब हम मेरी पसंदीदा जगह फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मार्गरीटा विले, गेटोरेड और बदनाम फ्लोरिडा मैन का घर है। फ्लोरिडा की ये अनोखी कहानी 2013 की है, जब स्टेट ने ऑनलाइन जुए पर नकेल कसने का फैसला किया था। उसी साल अप्रैल में फ्लोरिडा के गवर्नर रिक स्कॉट ने स्लॉट मशीन और इंटरनेट कैफे पर रोक को मंजूरी दे दी, लेकिन इस बिल पर साइन किए जाने में एक बड़ी समस्या थी। जिस व्यक्ति ने इसको लिखा था उसने साफ तौर पर से पहले भी कभी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ऐसा है कि ये बिल इंडिविजुअल मशीनों या जुए को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता। इसके बजाय बिल ने किसी भी मशीन, डिवाइस, सिस्टम या डिवाइस के नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया जिसका इस्तेमाल जुए में किया जा सकता है और जहां पैसा दांव पर लगाया जा सकता है। अब अगर आपने वहां भाषा में कोई गलती नोटिस की हो तो आप फ्लोरिडा राज्य के किसी भी सांसद की तुलना में बेहतर कंप्यूटर जानते हैं। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो फोन से लेकर गेमिंग कंसोल से लेकर स्मार्ट फ्रिज तक इंटरनेट कैपेबिलिटी वाली हर डिवाइस का इस्तेमाल इंटरनेट के कनेक्शन करने पर और पैसे दांव पर लगाने के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर आपके पास दो टीन के डिब्बे हैं जिनके बीच एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो ये तकनीकी रूप से एक सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस है जिसका इस्तेमाल आप जुआ खेलने के लिए कर सकते हैं। फ्लोरिडा में सभी तरह के वाईफाई डिवाइस और कम्युनिकेशन पर रोक लगा दी गई थी और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप बिल को कैसे पढ़ते हैं। बिल के विरोधियों को तर्क देने में देर नहीं लगी। एक बंदा जिसने अपना इंटरनेट कैफे इस बिल की वजह से बंद कर दिया था, उसने कहा कि अगर उसका बिजनेस बंद हो गया है तो फ्लोरिडा को सब कुछ बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कई मेंबर्स ने कहा कि बिल तब तक ठीक है जब तक इसे ठीक से पढ़ा और समझा जाए। भाई, ये जानते हुए कि मेरे अधिकार फ्लोरिडा के हाथों में, मुझे तो रात में नींद नहीं आएगी। दोस्तों, तो आपने हाल ही के इतिहास में सरकार द्वारा लिए गए कुछ सबसे खराब, बेवकूफ़ी भरे और सबसे भयानक फैसलों को देखा। क्या आप किसी ऐसी बड़ी भूल या राजनीतिक चूक के बारे में जानते हैं जो मुझसे छूट गई हो? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।